हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 क्लास और 7 क्लास का लेसन नंबर 13, फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर एंड इट्स राइज। फाउंडेशन मीन्स होता है आपका नींव जो होती है उसको अपन फाउंडेशन बोलते हैं। तो मुगल एम्पायर की फाउंडेशन एंड इट राइज और किस प्रकार से ये आगे बढ़े। बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, ये एक के बाद एक लगातार इनकी डायनेस्टी आई, वंश आए। पहला बाबर, फिर हुमायूं, फिर शेरशाह और फिर अकबर। तो लेट अस लर्न द सर्कमस्टांस एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। वो कौन कौन सी परिस्थिति थी मुगल एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट के समय, मुगल एम्पायर के स्थापना के समय वो कौन सी परिस्थितियां थी। हुमायूं एक्साइल्ड लाइफ, हुमायूं किस प्रकार से निर्वासित का जीवन जिया। निर्वासित मतलब वो जंगलों में इधर-उधर भटका। कंट्रीब्यूशन ऑफ शेरशाह इन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, क्या योगदान था शेरशाह का मेडिवल मध्यकाल के इतिहास में। कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर बाय अकबर, किस तरह मुगल एम्पायर को मजबूती दी। द मेन फीचर ऑफ अकबर रीजन, अकबर रीजन के मेन फीचर प्रमुख बिंदु क्या थे। तो ये सब अपन इसमें पढ़ेंगे। Children, in the previous chapter we had studied about administration and life of the people. आपने पिछले लेसन में पढ़ा कि किस प्रकार के प्रशासन था, किस प्रकार के लोग थे सल्तनत पीरियड में। Now we will learn about the establishment of Mughal Empire. अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से एस्टैब्लिश हुआ मुगल एम्पायर। There was a political instability in India at the time of बाबर इन्वेशन। बाबर के इन्वेशन के समय जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, मतलब राजनीतिक अस्थिरता थी हमारे देश में। देयर वाज ए लैक ऑफ सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर मतलब केंद्र में कोई पावर की तरह कमी थी। सेंट्रल जो केंद्र का जो मुख्य बिंदु पावरफुल व्यक्ति नहीं था, विच वुड ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल यूनिटी, जिसके कारण राजनीतिक एकता को स्थापित नहीं कर पाए। एंड सेफगार्ड फ्रॉम आउटसाइड इन्वेंशन, और बाहरी आक्रमण से, बाहरी खतरों से वो बचा लिया। इन्वेशन माने आक्रमण, कैसे नहीं बचा पाया क्योंकि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता। Therefore the north western boundary of India was unguarded and इसके कारण जो नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री थी इंडिया की वो सुरक्षित नहीं थी। There was no one to stop the invaders, तो कोई भी व्यक्ति इन्वेडर को रोक नहीं सकता। Besides political enmity, treachery were rampant among the ruler, और इसके अलावा लोगों में एक दूसरे में दुश्मनी भी थी। एक दूसरे से वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, किसके सामने, शासक के सामने। द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, आखिरी रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत का था इब्राहिम लोदी, वाज प्राउड, इनएफिशिएंट एंड क्रूअल। प्राउड ही था, बहुत घमंडी था, इनएफिशिएंट था, असक्षम था, एंड क्रूअल माने बहुत दुष्ट शासक। एंड मेनी अफगान नोबल टर्न अगेंस्ट हिम, तो इससे बहुत सारे अफगान जो शासक हैं उसके खिलाफ हो गए। इन दिस सिचुएशन ए पावरफुल इन्वेडर वुड इजीली हैव डिफीटेड द कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्टिंग किंगडम। इस प्रकार से कोई अगर ताकतवर आक्रमणकारी है तो वो किसी भी तरह से राज्य को हथिया सकता था, क्योंकि वो लगातार जो है आपस में ही लड़ते थे। बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। जो मुगल सल्तनत की जो नींव रखी गई वो रखी गई बाबर के द्वारा। पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। He was a descendant of Taimur. He was descendant of Taimur. तैमूर के बाद आया। जनरली वी कॉल देम मुगल्स, और हम उनको मुगल्स बोलते हैं। बाबर इनहेरिटेड द स्मॉल स्टेट ऑफ फरगना। बाबर कहाँ का रहने वाला था, एक फरगना करके छोटा सा स्टेट था। 1494 में वहाँ से आया, पहले वो आया। इन ऑर्डर टू एक्सपेंड हिज एम्पायर, और अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, एंड स्ट्रेंथ हिज पोजीशन इन सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया में अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए ही इन्वेड इंडिया 5 टाइम्स, उसने 5 बार भारत के ऊपर आक्रमण किया। इन द 5th बैटल इन द फर्टाइल प्लेन ऑफ इंडिया इज नोन एज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जो 5वां जो बैटल लड़ा गया है ना इंडिया में, वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था। ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन 1526। इसने बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया 1526 AD में। At this time, the power of North India was divided between Rajput and Afghan ruler.
और उस समय जो नॉर्थ इंडिया में जो पावर था वो दोनों के बीच में डिवाइड हो गया, राजपूत और अफगान रूलर का। इन द बैटल ऑफ खनवा इन AD 1527 राणा सांगा द रूलर ऑफ चित्तौड़, तो खनवा की जो बैटल है 1527 में राणा सांगा जो किसके थे रूलर, चित्तौड़ के, एंड द ग्रेटेस्ट राजपूत किंग ऑफ दिस टाइम वाज डिफीटेड बाय बाबर, जो कि बाबर से हार गए। बाबर डिफीटेड द अफगान इन द बैटल एट घाघरा, बाबर ने अफगान लोगों को भी हराया का जो बैटल जो युद्ध लड़ा गया घाघरा में 1529 एंड मेडिनेरी 1528 एट चंदेरी में। बाबर डिड नॉट लिव लॉन्ग टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर, बाबर बहुत लंबे समय तक नहीं जी पाया अपने एम्पायर को मजबूत करने के लिए। ही डाइड ऑन 26 दिसंबर 1530 एट आगरा, और 1530 को ये आगरा के अंदर ये इनकी मृत्यु हुई। तुजु के बाबरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर व्हिच ही रोट इन टर्किश। तुजु के बाबरी ये एक ऑटोबायोग्राफी है बाबर की जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई, टर्किश भाषा में। तो तुजु के बाबरी ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं, तो खुद की आत्मकथा जो है वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। बायोग्राफी मतलब दूसरे की जो जीवनी है वो बायोग्राफी कहलाती है। हुमायूं आफ्टर बाबर डेथ, बाबर के मरने के बाद his eldest son, उसका जो बड़ा बेटा था हुमायूं, sat on the throne of दिल्ली, वो दिल्ली के ऊपर बैठा। हुमायूं had 3 brothers, हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, अस्कारी एंड हिंदल। बाबर had founded the Mughal empire but he did not have enough time to consolidate it against enemy। बाबर ने मुगल एम्पायर तो बना लिया बट उसके पास टाइम नहीं था कि वो अपने एम्पायर को मजबूत कर पाए एनिमीज के खिलाफ, शत्रु के खिलाफ। Therefore, हुमायूं had to face a lot of problem after achieving things। इसलिए हुमायूं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा गद्दी पर बैठने के बाद। His main rivals were, उसके प्रमुख प्रतिद्वंदी थे अफगान सरदार, द मेन बीइंग शेरशाह, जो खास था वो शेरशाह था। In 1539 शेरशाह डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा, और बैटल ऑफ चौसा 1539 में शेरशाह ने जो है हरा दिया हुमायूं को। एंड हुमायूं वाज फोर्स्ड टू गो टू ईरान, और हुमायूं को भाग के ईरान जाना पड़ा। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी। शेरशाह वाला सन ऑफ जागीरदार ऑफ बिहार, शेरशाह जो है एक बिहार का जागीरदार, उसका बेटा था। His real name was फरीद खान, जिनका रियल नाम वास्तविक नाम फरीद खान। Once he killed a tiger with his sword, एक दिन वो उन्होंने एक टाइगर को मारा and was given a title, तब से उनका नाम शेर खान पड़ा। Even after their defeat by Babur in the battle of पानीपत and घाघरा, बाबर से हारने के बाद पानीपत और घाघरा में the power of the Afghans were not completely destroyed, उसके बाद भी जो अफगान्स का पावर है वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। शेरशाह रिऑर्गनाइज, शेरशाह ने उसको पुनर्गठित किया एंड मेड देम पावरफुल, उसको फिर मजबूत बनाया। ही डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, उसने हुमायूं को हराया और दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया। बाय शेयर करेज एंड इंटेलिजेंस, हुमायूं हैड टू लिव इन एक्साइल फॉर 15 ईयर, हुमायूं को 15 साल एक्सिल फॉरेस्ट में जीवन जीना पड़ा, जंगल में। ड्यूरिंग दिस टाइम शेरशाह एंड हिज सक्सेसर रूल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया, उस समय पे शेरशाह और उसके जो फॉलोअर थे, सक्सेसर थे, वो नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे। शेरशाह रूल फॉर शॉर्ट पीरियड, बहुत कम समय तक शासन कर पाया, बट इज रिमेंबर इन इंडियन हिस्ट्री वन ऑफ द एबलेस्ट रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया। थोड़े से समय में शासन भी किया, उसके बावजूद भी उसको भारतीय इतिहास याद रखता है कि एक सक्षम शासक था मेडिवल पीरियड का, मेडिवल मध्यकाल जिसे कहते हैं अपन। इन द बैटल ऑफ चौसा इन AD 1539 एंड द बैटल ऑफ कन्नौज AD 1540 शेरशाह डिफीटेड हुमायूं, हुमायूं ने कन्नौज के बैटल में और चौसा के बैटल में उसको हराया। शेरशाह ने हुमायूं को हराया। ड्यूरिंग एक्साइल ऑफ 15 अक्टूबर 1542 अकबर वाज बोर्न टू हुमायूं, हुमायूं के यहाँ अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर को। एट प्लेस ऑफ किंग ऑफ अमरकोट और बरसल, उसका नाम था बीरसल करके जगह है अमरकोट में, वहां पे जिनका जन्म हुआ अकबर का। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह, शेरशाह का एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन कैसा था? शेरशाह वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया, एक बहुत बड़ा महान शासक माना गया उसको
मेडवल इंडिया का। फॉर हिम द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल रैंक अबव, जिसके लिए प्रजा का हित ही सब कुछ था, वो प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। द मुगल बेनिफिट फ्रॉम द एबल एडमिनिस्ट्रेशन फाउंडेशन लेड बाय शेरशाह। तो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर नींव रखी शेरशाह ने तो उसका बेनिफिट हुआ लोगों को। शेरशाह स्टार्टेड मेनी रिफॉर्म, उसने कई सुधार चलाए। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने कुछ सुधार किया। जुडिशियल सिस्टम जो न्याय व्यवस्था उसमें सुधार। लैंड रिवेन्यू मतलब जमीन के ऊपर कर उसमें सुधार। दैट वेयर फॉलोड, जिसको आगे चल के अकबर ने भी उसी को उसका अनुसरण किया। शेरशाह डिवाइड हिज एम्पायर इनटू रीजन। शेरशाह ने जो अपने एम्पायर को डिवाइड किया रीजन में और रीजन को सरकार में किया। विच वेयर अगेन फिर उसको परगना में डिवाइड कर दिया गया। ऑफिस इंचार्ज ऑफ सरकार एंड परगना वर प्रीवियसली ट्रांसफर्ड, और जो ऑफिस इंचार्ज थे सरकार के और परगना के उनको समय समय पर ट्रांसफर किया जाता था। ही इन्फोर्स इक्वल लॉ फॉर जस्टिस, इक्वल लॉ फॉर जस्टिस, he enforced equal law for justice and introduced a reform system of currency, the silver coin known as rupee। उन्होंने सबके लिए समान रूप से कानून बनाया, न्याय व्यवस्था की एक रिफॉर्म सिस्टम लाया, सुधार कानून लाया। करेंसी और सिल्वर कॉइन जो थे उसको रुपये में बदला। विच लास्टेड थ्रू आउट द मुगल पीरियड एंड वर मेंटेन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी डाउन। और इस तरह से जो कि आखिरी समय तक चला जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी 1835 में डाउन नहीं हुई। ही प्लांटेड ट्री, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए। प्रोवाइड वेल्स एंड सराय बनाए फॉर द कंफर्ट ऑफ ट्रैवलर। ट्रैवलर मानी यात्री, यात्री के लिए सुविधा के लिए उन्होंने ये सब बनाया, वेल्स, ट्रीज, पेड़। ही आल्सो रिस्टोर्ड जीटी रोड, जो आज जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो इन्होंने ही बनाया। विच वाज बिल्ट ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड ड्यूरिंग रनिंग फ्रॉम, जो कि कलकत्ता से पेशावर तक। He constructed new road from Agra to Rajasthan and Gujarat until Burhanpur is the Deccan। इन्होंने नया रोड आगरा से राजस्थान तक और फिर गुजरात से बुरहानपुर तक बनाया। He built the city of रोहतासगढ़ on the bank of river झेलम and शेरगढ़ near Delhi। उन्होंने सिटी जो बनाई रोहतासगढ़, जो कि किसके रिवर के किनारे, झेलम के, और शेरगढ़ कहाँ है, दिल्ली के। He built a grand mausoleum और हिमसेल्फ एट सासाराम, अपने खुद के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया सासाराम में, बिहार में। विच रिफ्लेक्ट हिज पर्सनैलिटी, जो कि उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। एंड ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट, कला का एक नमूना दिखाता है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ही बिल्ट मैनी मदरसा। एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कई मदरसा बनाया। इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही इज नोन एज को-ऑर्डिनेटर ऑफ अकबर। एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में ये अकबर की तरह ही थे। शेरशाह रूल्ड फॉर ओनली 5 ईयर, कितने साल शासन किया, 5 साल। He was killed in AD 1545 in explosion of gunpowder during the season of Kalijat in बुंदेलखंड। लेकिन वो AD 1545 में मारे गए। गन पाउडर विस्फोट हुआ है ना, गोला बारूद का, जिसमें वो खत्म हो गए। The road built by शेरशाह is known as the lifeline of the country। जो रोड बनाई थी शेरशाह ने, वो हमारे देश की जीवन रेखा मानी जाती है। He believed in central power and legislative, administrative, judicial power were in his hand। उन्होंने सेंट्रल पावर, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव सब अपने हाथ में रखा। He paid his official in cash, अपने ऑफिसर को कैश के रूप में पेड करते थे। He got the survey and measurement of land done, सर्वे करते थे और मेजरमेंट की प्रक्रिया चालू कराई। He reinforced the spy system, reinforce फिर से लागू किया स्पाई सिस्टम। स्पाई माने जासूसी करना। द सक्सेसर ऑफ शेरशाह वे इनकॉम्पिटेंट, जो सक्सेसर थे शेरशाह के, वो उनका किसी प्रकार से मुकाबला नहीं कर सकते थे उत्तराधिकारी। सिचुएशन ऑफ नॉर्थ इंडिया बिकम वीक, जिसके कारण नॉर्थ इंडिया की सिचुएशन वीक हो गई। द सरदार एंड ऑफिसर फॉट अबाउट देमसेल्फ, सरदार और ऑफिसर आपस में लड़ने लगे। हुमायूं टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, और हुमायूं ने इस सिचुएशन का फायदा उठा लिया। विद द असिस्टेंस ऑफ द शाह ऑफ ईरान, शाह ऑफ ईरान की मदद से ही कॉन्क्वर्ड कंधार एंड काबुल, उसने कंधार और काबुल को जीता। इन दिस वे द मुगल एम्पायर वाज स्टेबलाइज्ड, और इस तरह से मुगल एम्पायर फिर से स्थापित हो गया इंडिया के अंदर। इन द ईयर 1556 हुमायूं डाइड, और 1556 में हुमायूं का निधन हुआ। व्हेन ही स्लिप फ्रॉम द स्टेयर ऑफ हिज लाइब्रेरी, वो अपनी लाइब्रेरी की एक सीढ़ी से
फिसल के नीचे गिरा। इस सन अकबर सक्सीडेड, उसके बाद अकबर का शासन आया। अकबर वाज बॉर्न इन AD 1542 एट अमरकोट, सिंध में, इन द पैलेस ऑफ हिंदू किंग, एक हिंदू राजा थे वही वीरसर, उनके वहां उनका जन्म हुआ। हुमायूं वाज रिफ्यूजी एट द कोर्ट ऑफ हिंदू किंग ऑफ अमरकोट, हुमायूं जो था वहां पे एक रिफ्यूजी था, शरणार्थी था। आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, व्हेन अकबर वाज प्रोक्लेम्ड द एम्परर, जब हुमायूं के मरने के बाद जब अकबर जो है राजा अकबर को मुगल साम्राज्य सौंपा गया तो उसको एम्परर बनाया गया। ही वाज ओनली 13 ईयर ओल्ड, तब अकबर सिर्फ 13 साल का था। Since he was too small, बैरम खान was appointed as regent. तो वो बहुत छोटा होने के कारण बैरम खान ने उसको गार्जियन के रूप में अपना साथ रखा। At the time of his coronation, अकबर पोजीशन was not strong in India, और उस समय अकबर की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी इंडिया के अंदर। आदिल शाह साहब अंडर द लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर हेमू विक्रमादित्य कैप्चर्ड आगरा। तो आदिल शाह साहब जो थे इस लीडरशिप में हेमू के है ना, उन्होंने आगरा और दिल्ली को कैप्चर किया आफ्टर डिफीटिंग द मैक मुगल्स, मुगल को हराने के बाद। पंजाब वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ सिकंदर शाह सूर, और पंजाब किसके कंट्रोल में था? सिकंदर शाह सूर के। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री उस समय बहुत क्रिटिकल थी। इन AD 1556 a fire battle was fought between हेमू विक्रमादित्य एंड बैरम खान एट पानीपत। AD 1556 में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ हेमू विक्रमादित्य और बैरम खान के बीच में। दिस इज नोन एज सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ये जो है दूसरा युद्ध कहलाता है पानीपत का, और हेमू वाज डिफीटेड, इसके अंदर हेमू हार गया। दस अकबर बिकम द मास्टर ऑफ दिल्ली एंड आगरा। तो अकबर जो है मास्टर बना दिल्ली और आगरा। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 ईयर ना, बाद के जो 4 साल में बैरम खान एंजॉयड सुप्रीम पोजीशन इन द स्टेट एज द एम्परर गार्जियन एंड प्राइम मिनिस्टर। बैरम खान को जो है एक ऊंची जगह मिली एम्परर गार्जियन की और प्राइम मिनिस्टर की। इन AD 1560 बैरम खान वेंट ऑन पिलग्रिमेज टू मक्का, मक्का भी बोलते हैं पर। AD 1560 में बैरम खान पिलग्रिमेज के लिए, यात्रा के लिए गया मक्का में। However, he was killed on his way in गुजरात, लेकिन उसको वहीं पे जो है रास्ते में ही जो है वो मारा गया। अकबर took the reins of his empire on, अब अकबर ने जो है जो एम्पायर जो है अपने हाथ में ले लिया, साम्राज्य उसके हाथ में लिया। अकबर लॉन्च ए पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर। अकबर ने एक पॉलिसी चलाई कि आगे विजय करना, कॉन्क्वेस्ट करना और एम्पायर को मजबूत करना। He annexed various states like जौनपुर, ग्वालियर, अजमेर एंड मालवा। बहुत सारे स्टेट हैं जिसको उसने जीता। विक्ट्री ऑफ मालवा एंड गोंडवाना स्टेट, और मालवा और गोंडवाना स्टेट को उसने जीता। Those days मांडू एंड गोंडवाना were two important states। उस समय मांडू और गोंडवाना दो इम्पोर्टेंट स्टेट थे। गोंडवाना was ruled by गोंड किंग, गोंडवाना का शासन जो है गोंड राजा कर रहे थे। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर, रानी दुर्गावती was the ruler of this kingdom, और अकबर के समय में रानी दुर्गावती जो है इसकी रूलर थी। आसिफ खान अटैक गोंडवाना, आसिफ खान ने अटैक कर दिया गोंडवाना पर। एंड रानी दुर्गावती फॉट वेरी ब्रेवली, और रानी दुर्गावती बहुत ताकत से लड़ी। बट व्हेन शी फील दैट विक्ट्री इज नॉट पॉसिबल, शी एंडेड हर लाइफ। लेकिन जब उसने देखा कि विक्ट्री पॉसिबल नहीं है तो उसने अपने को खुद अपने आप को एंड कर लिया, खत्म हो गया। To strengthen his position, Akbar adopted the policy of matrimonial alliance with the Rajput. अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए अकबर ने एक मैट्रिमोनियल पॉलिसी चलाई राजपूतों के साथ, मतलब उनके साथ लंबा संबंध रखना। मेवाड़ was the only Rajput kingdom which never accepted the sovereignty of Mughal. मेवाड़ ही एक ऐसा राजपूत राज्य था जिसने कभी भी अकबर की राजता को स्वीकार नहीं किया। बैटल ऑफ हल्दी घाटी। In AD 1576, a fierce battle was fought at Haldighati between famous Rajput king Maharana Pratap and Mughal army, in which the Mughals won the battle. AD 1576 में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ हल्दीघाटी का। किस के बीच में? जो राजपूत किंग महाराणा प्रताप और मुगल आर्मी के बीच में, जिसमें मुगल लोगों ने बैटल को जीता। महाराणा प्रताप एंड हिज पीपल went to safer place to reinforce their military power.
महाराणा प्रताप और उसके लोग जो है सेफर प्लेस में चले गए अपने मिलिट्री पावर को सुरक्षित रखने के लिए। इवन आफ्टर हिज डिफीट इन बैटल ऑफ हल्दीघाटी, महाराणा प्रताप डिड नॉट वे फ्रॉम हिज प्रॉमिस टू फ्री हिज मदरलैंड फ्रॉम फॉरेन रूल। आफ्टर ए डिफीटेड हल्दीघाटी में हारने के बाद भी महाराणा प्रताप ने अपनी जो मदरलैंड है मातृभूमि से किनारा नहीं किया। ही वाज एबल टू विन बैक द होल ऑफ मेवाड़। उन्होंने पूरा वो सक्षम थे कि पूरे मेवाड़ को जीत लेना। सिर्फ चित्तौड़, अजमेर और मंडलगढ़ को छोड़ के ये हैज बिकम ए सिंबल ऑफ राजपूत शिवराज और एक प्रतीक थे कि राजपूत लोगों के वीरता के प्रतीक थे। His name and bravery have become immortal in the Indian history. उनका जो नाम है और उनका साहस है वो इंडिया के अंदर, इंडिया भारतीय इतिहास के अंदर अमर है। अकबर himself used to praise राणा प्रताप। अकबर ने स्वयं प्रशंसा की है राणा प्रताप की। He left for his heavenly abode in AD 1597 और वो 1597 में वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर also conquered गुजरात। अकबर ने गुजरात को कॉन्क्वेस्ट किया। इट वाज इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। आफ्टर मेकिंग फर्दर कॉन्क्वेस्ट एंड यूनाइटिंग कश्मीर से उड़ीसा बंगाल टू मुगल एम्पायर, लगातार अपने कश्मीर से उड़ीसा को भी जीता। अकबर कॉन्सोलिडेटेड हिज पोजीशन कहां पे? नॉर्थ इंडिया 1595 में। देन ही मूव टू साउथ, इसके बाद वो साउथ की तरफ आए टू अटेन सुप्रीमेसी ओवर द होल ऑफ इंडिया, ताकि वो पूरे इंडिया के ऊपर अपना राज बना सके। He added the kingdom of खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा टू मुगल एम्पायर। इन सबको उसने अपने मुगल एम्पायर में मिला दिया। एट दैट टाइम चांद बीबी वाज रूलिंग ओवर अहमदनगर। उस समय चांद बीबी जो है अहमदनगर में रूल कर रही थी और बिहाफ ऑफ हर माइनर नेफ्यू, जो का नेफ्यू था, जो भतीजा था, चांद बीबी फॉट ब्रेवली एंड डिड नॉट सरेंडर टिल द एंड। लेकिन चांद बीबी ने सरेंडर नहीं किया। इट वाज ओनली आफ्टर अ डेथ दैट किंगडम ऑफ अहमदनगर वाज एनेक्स्ड टू मुगल एम्पायर। और उसके मरने के बाद ही जो राज्य अहमदनगर था वो उसमें जाके मिल गया मुगल एम्पायर। द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। अब राजपूत लोगों की क्या पॉलिसी थी? राजपूत पॉलिसी की क्या, राजपूत नीति क्या थी अकबर की? इट इज इंटेंडेड टू एक्सटेंड हिज किंगडम, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। अकबर रियलाइज्ड दैट ही शुड हैव द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ हिंदू टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू हिज एम्पायर। उसको ये महसूस हुआ कि बिना हिंदू के कोऑपरेट के या सपोर्ट के हमारी एम्पायर की, हमारे साम्राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता। देयरफॉर ही एक्सटेंड द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टुवर्ड राजपूत। इसलिए उसने मित्रता का हाथ बढ़ाया कि राजपूत लोगों के साथ एंड आल्सो मैट्रिमोनियल अलायंस, और उनके साथ शादी विवाह संबंध स्थापित किए। अकबर एटीट्यूड टुवर्ड हिज सबऑर्डिनेट राजपूत लिबरल, और अपने राजपूत साथियों के लिए उनके दिमाग में जो है जो सोच थी वो लिबरल थी। एंड ही नेवर हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ राजपूत, वो कभी भी धार्मिक भावना से छेड़छाड़ नहीं करते थे राजपूतों की। अकबर अपॉइंटेड राजपूत, अकबर ने राजपूत लोगों को बड़ी बड़ी पोस्ट पे अपॉइंट किया अपने एम्पायर में। सम ऑफ द राजपूत रूलर वर इंप्रेस्ड बाय दिस पॉलिसी, कुछ राजपूत रूलर जो थे वो बहुत इंप्रेस हुए। कॉन्सिक्वेंटली अकबर गॉट द सर्विस ऑफ मेनी ब्रेव राजपूत। इस तरह अकबर को जो है बहुत सारे ऐसे राजपूत राजा हैं उनका सहयोग मिला। अब रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर, क्या धार्मिक नीति थी अकबर की? अकबर वाज लिबरल इन रिलीजियस मैटर, धार्मिक मामले में भी बहुत लिबरल था। एंड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, ही ऑर्गेनाइज्ड द जजिया टैक्स इम्पोज्ड ऑन हिंदू, उसने जजिया टैक्स लगाया हिंदू पर। एंड आल्सो पुट ए स्टॉप टू फोर्सिबल कन्वर्जन इनटू इस्लाम, और इस्लाम में कन्वर्शन पर रोक लगाई। एंड अबॉलिश टैक्स लगाया पिलग्रिमेज पर, धर्म यात्रा पर। ही कंस्ट्रक्टेड ए बिल्डिंग कॉल्ड इबादत खाना, उन्होंने बिल्डिंग बनाई जिसका नाम इबादत खाना दिया। हॉल ऑफ वर्शिप, मतलब जहाँ पे सब लोग पूजा कर सकते हैं। एट फतेहपुर सीकरी आगरा टू होल्ड डिस्कशन विद रिलीजियस लीडर, और जहाँ पे वो अपने रिलीजियस लीडर से डिस्कस करते थे। ही ओपन द डोर ऑफ इबादत खाना टू हिंदू, उन्होंने अपने जो दरवाजे जो इबादत खाने के सबके लिए खोल दिए। हिंदू, क्रिश्चियन, चाइनीज, बुद्धिस्ट एंड हेल्थ डिस्कशन, और उनके साथ लगातार विचार विमर्श करते थे। He studied the basic principle of different religion and arrived at the conclusion that they are basically the same. उन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों को, अलग अलग धर्मों के रिलीजन को पढ़ा
और आखिरी में ये फैसले उन्होंने दिया, ये निष्कर्ष निकाला कि जितने भी धर्म हैं आर गुड प्रिंसिपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, जो अलग अलग रिलीजन के जो भी सिद्धांत है, ही सेट अप ए न्यू फेथ, उन्होंने उनमें से एक नया अपना एक सिद्धांत निकाला, दीन ए इलाही, विच लिटरली अकबर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, अकबर की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या थी? अकबर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी वाज नॉट न्यू वन, एक नई नहीं थी। अकबर हैड फॉलोड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन द पॉलिसी ऑफ तुर्क शेरशाह। तो अकबर की जो पॉलिसी थी एडमिनिस्ट्रेटिव वो नई नहीं थी, क्योंकि जो शेरशाह थे वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते थे, उन्हीं की पॉलिसी को उन्होंने कुछ चेंज करके आगे बढ़ाया। द वास्ट एम्पायर वाज डिवाइडेड, जो एम्पायर था उसको सूबे में कर दिया और सूबे को डिस्ट्रिक्ट बना दिया। सूबेदार दीवान, जो हाईएस्ट ऑफिसर इंचार्ज थे फाइनेंस के, काजी जुडिशरी का इंचार्ज था, न्याय व्यवस्था का, फौजदार आर्मी ऑफिसर, कोटवाल जो था इंपॉर्टेंट ऑफिसर। The land reform that take place in Akbarism also very significant and credit goes to Diwan Todarmal। जो लैंड रिफॉर्म सिस्टम था, जमीन में जो सुधार सिस्टम था, वो टोडरमल, राजा टोडरमल के द्वारा दिया गया था। He got the entire land measure, वो क्या करता था? पूरे लैंड को मेजर करता था and fix the revenue as per the fertility of land, और उस जमीन की जो फर्टिलिटी के आधार पर, उपजाऊपन के आधार पर उस पे कर लगाता था। There were the two main sources of income of the state। उस समय जो दो मेन सोर्स थे इनकम के, वन वाज रेवेन्यू फ्रॉम लैंड, एक जो जमीन से रेवेन्यू मिलती है, एंड द अदर वाज टैक्सेस ऑन ट्रेड, और जो व्यापार के ऊपर जो टैक्स लगता है उससे। ऑक्यूपेशन लाइक अलग अलग ऑक्यूपेशन थे, काम धंधे, जैसे वीविंग, डाइंग माने कलरिंग, हैंडीक्राफ्ट, एम्ब्रॉयडरी, प्रोडक्शन ऑफ वार मटेरियल का प्रोडक्शन, पेपर मेकिंग मेटालिक यूटेंसिल्स एंड कॉटन इंडस्ट्री वेयर प्रेजेंट, ये सारी चीजें बहुत डेवलप थी। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन, उस समय एग्रीकल्चर खास काम धंधा था। द अदर इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन जैसे फिशिंग हो गया, प्रिपरेशन ऑफ साल्ट लिकर हो गया, और अफीम हो गया, ये सब प्रिपरेशन भी। अकबर मनसबदारी सिस्टम, अकबर वाज इंपेरियलिस्ट, therefore he gave a stress to maintain a well disciplined and organized military system। इंपेरियलिस्ट था, वो लगातार अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, तो उसने सबसे ज्यादा मिलिट्री सिस्टम के ऊपर ध्यान दिया। ही इम्प्रूव्ड द सीक्रेट सर्विस एजेंसी, उसने अपने जासूसी जो लोग थे, ऐसे लोग रखे जो जासूसी करते थे, एंड द पोस्टल सिस्टम टेकिंग इनटू अकाउंट द मिलिट्री नेचर ऑफ द मुगल एम्पायर। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज आल्सो स्टेबलाइज्ड ऑन मिलिट्री लेवल, तो मिलिट्री लेवल पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया। द गवर्नमेंट ऑफिसर वेयर नाउ गिवन मिलिट्री पोस्ट ऑफ रैंक, जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे उनको मिलिट्री रैंक दी गई, पोजीशन दी गई, जिनको मनसब कहा गया, व्हिच वाज कॉल्ड मनसब, एंड द पर्सन होल्डिंग द रैंक वाज नोन एज मनसबदार, और जो व्यक्ति था जो रैंक को लेता था उसका नाम था मनसबदार। ईच मनसबदार वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए बिग और स्मॉल एज पर द नंबर ऑफ सोल्जर अंडर हिम। हर एक मनसबदार पहचाना जाता था कि उसके पास कितने सैनिक हैं, जितने ज्यादा सैनिक होंगे उतना ही उसको अच्छा माना जाता है। इट रेंज बिटवीन 1000 to 50,000 सोल्जर, इसकी रेंज 1000 से लेके 50,000 सोल्जर तक थी। एंड एम्परर कुड यूज देयर आर्मी एज पर हिज, और अकबर अपनी आर्मी का अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकता था। सब मनसबदार वेयर असाइन्ड लैंड का जागीर, कुछ मनसबदार जो हैं उनके पास जागीर थी, टू मेंटेन द आर्मी, वेयर सम वेयर पेड कैश, कुछ को वो जागीर देते थे और कुछ को कैश के रूप में देते थे। प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, आर्ट एंड लिटरेचर प्रोग्रेस ड्यूरिंग द रिगन ऑफ अकबर, उस समय लेखन और साहित्य में भी, कला साहित्य में बहुत विकास हुआ। रिनोन पोइट, उस समय जो पोइट थे, लर्न पर्सन ड्यूरिंग हिज रिगन वेयर अब्दुल रहीम खान खाना, रस खान, अबुल फजल, फैजी, सूरदास, तुलसीदास एंड केशव दास। अकबर आल्सो पैट्रनाइज म्यूजिक एंड पेंटिंग, अकबर को म्यूजिक पेंटिंग का भी शौक था। पेंटर्स वेयर इनवाइटेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, जो पेंटर थे जो विदेशी कंट्रीज, विदेशों से बुलाए जाते थे। इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग सिंथेसिस पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल बिगिन, और पेंटिंग करते समय पर्शियन और इंडियन स्टाइल को विकसित किया जाता है। आर्किटेक्चर, द आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर वाज द मिक्सचर ऑफ पर्शियन एंड ईरानियन स्टाइल, जो आर्किटेक्चर जो था वो भी अकबर के टाइम में पर्शियन और ईरानियन स्टाइल का मिक्सचर था। ही बिल्ड द फोर्ट ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद का किला उन्होंने बनाया। आगरा एंड लाहौर यहाँ भी बनाया।
अकबर बिल्ड द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी नियर आगरा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी सिटी जो है आगरा में उसको बनाया। ही बिल्ड मेनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई। दीवानिया, दीवानी खास, पंचमहल, जोधाबाई पैलेस, पैलेस ऑफ बीरबल, जामा मस्जिद, दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती एंड बुलंद दरवाजा, ये कुछ प्रमुख बिल्डिंग है उन्होंने बनाई। अकबर के पैट्रन टू पोइट, अकबर जो है अपने पोइट जो थे, कवि थे, राइटर थे, प्लानर थे, जो प्लान बनाते थे उनके लिए म्यूजिशियन थे। अकबर कोर्ट बुक बोस्ट ऑफ हाई क्वालिफाइड आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्टों का भी वो अपने कोर्ट के अंदर, दरबार के अंदर रखता था, पोइट्स को रखता था। इट इज बिलीव दैट फॉलोइंग वेयर मेन जॉब्स ऑफ अकबर कोर्ट, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उन रत्नों के नाम ने दिया। अबुल फजल क्या था? स्कॉलर एंड एडवाइजर, एडवाइस करने वाला, सलाहकार, स्कॉलर, विद्वान। राजा मान सिंह एक्सपीरियंस जनरल, ये मिलिट्री का काम, सेना का काम। राजा टोडरमल फेमस लैंड रिफॉर्मर, लैंड रिफॉर्मर मतलब समाज सुधारक, लैंड रिफॉर्मर मतलब जमीन को नापी करना, उनको नापना, जमीन के बारे में खरीद फरोख्त, ये सब चीजों में वो। तानसेन म्यूजिशियन सिंगर था तानसेन। इसके बाद बीरबल वाइस एंड विटी पर्सन, बहुत वाइस मतलब बहुत गुड हकीम मुकाम, फिजिशियन है। अब्दुल रहीम खान है, पोइट है। फैजी पोइट और फिलोसोफर, दार्शनिक भी है, पोइट भी है। मुल्ला तो प्याजा पोइट एंड विटी पर्सन है। हेलो, थैंक यू।